जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। साथ साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि काफ़ी जो मांग चल रहा है वो भोजपुरी भाषा को लेकर इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, इसे हम देखेंगे। और साथ साथ में यह भी देखेंगे अभी जो योगी सरकार है हाल ही में जो है 46 मदरसा को बंद कर दिया है अपना अनुदान देना। और साथ में यह भी डिस्कस करेंगे जो है मदरसा को जो सारा पैसा जो है वो राज्य सरकार देता है या क्या राज्य सरकार के लिए किसी एक धर्म को जो है काफ़ी सपोर्ट करना वह क्या सही है, वो सारे के बारे में जो है आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो थोड़ा और देख लीजिए, आपको कंटेंट जो है अच्छा मिलेगा। चलिए देखते हैं आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि नागरिक का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी एक भाषा लिपि संस्कृति हो, उसे उस वर्ग को संरक्षण का अधिकार होगा। देखिए आप क्या कर रहा है आर्टिकल 29 कि प्रत्येक वर्ग यानी कि हिंदू वर्ग हो गया, जैन वर्ग हो गया, क्या है वर्ग का एक समूह है। तो हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई ये सब क्या है एक वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग को जो है अपनी भाषा लिपि संस्कृति का जो क्या होगा एक संरक्षण का अधिकार होगा। तो यहीं पर आ जाता है मुद्दा की भोजपुरी भाषा का। तो यहाँ पर आर्टिकल साफ आर्टिकल 29 बोला है साफ कि प्रत्येक वर्ग को जो है लिपि संस्कृति भाषा को जो है संरक्षण का अधिकार होगा। तो यहीं से जो है भोजपुरी भाषा के लिए आर्टिकल मांग चल रहा है, इसे जो है 8वीं अनुसूची में जो डाल देना चाहिए या नहीं डाल देना चाहिए। तो यह जो मांग है काफ़ी सही चल रहा है क्योंकि जो है यह व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। इसके तहत जो है आर्टिकल साफ बोल रहा है कि भाषा जो है उसकी एक तरह से फंडामेंटल राइट है, उसके संरक्षण का अधिकार है। तो इसीलिए जो है यह मांग चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, यह चलना भी चाहिए। इसे राज्य सरकार को जो है आज न तो कल जो है भोजपुरी भाषा को इसे 8वीं अनुसूची में जो लाना पड़ेगा क्योंकि ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट के तहत जो है आर्टिकल 29 साफ कह रहा है कि व्यक्ति की भाषा का जो है संरक्षण का अधिकार होगा। तो यह केवल सही है, यह जो है अच्छा है। आप साथ में यह भी डिस्कस किए थे जो है 46 मदरसा को जो है वो योगी सरकार अभी बंद किया है। वो क्यों बंद किया है? क्योंकि जो वो 46 मदरसा जो है वो फर्जी निकला है। और साथ में यह भी हम मतलब फर्जी का तात्पर्य यह है कि जो है केवल मदरसा के नाम पर वो पैसा ले रहा था और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं चल रहा था। और साथ में हम यह भी डिस्कस किए थे कि मदरसा को जो है योगी मतलब जो कोई भी राज्य सरकार हो पूरा पैसा देता है मदरसा के लिए, पूरा पैसा देता है राज्य सरकार। क्या यह राज्य सरकार के लिए सही है? इसे हम आर्टिकल 30 के में देखेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी देखे थे आर्टिकल 29A। अब देखते हैं आर्टिकल 29(2) क्या कह रहा है? यह कह रहा है राज्य द्वारा पोषित या वित्त पोषित। आप साफ समझिए, उधर छोड़िए। राज्य द्वारा पोषित या पोषित मतलब क्या कि राज्य जो है 50% भी उस संस्था को दे रहा है अपना ऋण या पैसा, या 100% दे रहा है, वो दोनों में लागू होगा। ऐसे संस्था में हम भाषा, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को जो है प्रवेश से जो है हम मना नहीं कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझिए, कोई भी संस्था हो जिसका जुड़ा हुआ सरकार से यानी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसमें 50% भी पैसा दे रहा हो या 100% भी पैसा दे रहा हो, ऐसे संस्था में जो है ऐसे संस्था व्यक्ति की जो है धर्म, मूल, वंश के आधार पर जो है प्रवेश से मना नहीं करेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर समझिए कि किसी संस्था में है 90% मान लीजिए हिंदू है, वहाँ पर 5% या 2% चल जाएगा मुसलमान, तो मुसलमान को खुद वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए 10 लड़का है मुसलमान, वहाँ पर एक व्यक्ति जैन चल जाएगा तो उसे अपने खुद अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे सब रहता है, व्यक्ति जाता है, लड़की जाता है सूट सलवार पहन के, लेकिन एक लड़की चल जाता है कॉलेज में साड़ी पहन के, तो उसे अजीब फील होता है, उसे खुद अच्छा नहीं लगता है। तो ये था एग्जाम्पल। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसे जो है आप धर्म, मूल, वंश के आधार पर जो है किसी संस्था में जो है प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकता है। लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, एक व्यक्ति मुसलमान है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, सिख व्यक्ति है उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो जो है अकेले पढ़ रहा है वहाँ पर, या उसकी संख्या बहुत कम है, उस तरह की उसे संस्कृति नहीं मिल रहा है, उस तरह से उसे भाषा नहीं मिल रहा है, तो उसे जो है अच्छा नहीं लग रहा है। तब आर्टिकल 30 यहाँ पर कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को, देखिए आर्टिकल 30 उसी के बाद है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक हो, सभी अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए अल्पसंख्यक वर्ग का जो है हमारे संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, ओनली कह दिया गया है अल्पसंख्यक वर्ग। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन होगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वह धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वह भाषा आधार पर अल्पसंख्यक हो, ऐसे धर्म को जो है मतलब जो है ऐसे व्यक्ति को ऐसे शिक्षा संस्थान जो है इसे खोलने का पूर्णतः अधिकार होगा।
इसे जो है चाहे वो अल्पसंख्यक हो, भाषा अल्पसंख्यक हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसे जो है शिक्षा संस्थान स्थापना का अधिकार होगा। तो आप देख लीजिए यहीं पर आ रहा है कि मुसलमान जो है अल्पसंख्यक के आधार पर जो मदरसा खोले हुआ है। अभी जो है 500 से अधिक यूपी में मदरसा चल रहा है, जिसमें से 46 मदरसाओं को बंद कर दिया था। आप देखते हैं कि यहाँ पर डिस्कस किए थे कि मदरसा को जो है राज्य सरकार जो है पूरा पोषित मतलब पूरा पैसा जो है राज्य सरकार खुद देता है किसी एक धर्म को, यानी मुसलमान धर्म को दे रहा है। तो यह बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इसका व्यक्ति की जो है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 खुद बता रहा है कि व्यक्ति के जो है भाषा आधार पर जो है उसे संरक्षण करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पर एक और बात आ जाता है कि जो है अल्पसंख्यक वर्ग को जो है रक्षा करना वो धार्मिक राज्य का जो है वो मूल कर्तव्य बनता है। इसके आधार पर जो है राज्य यह सही कर रहा है, राज्य जो है बिल्कुल यह अच्छा है, एक वर्ग को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब प्रत्येक वर्ग जो है एक स्थिर भाव से चल सके। तो यही कर रहा है, धार्मिक जो है धार्मिक आधार पर जो है आप खोल सकते हैं, जैसे मुसलमान जो है मदरसा खोल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जो यूपी बनारस में है, वो भी जो है उसमें भाषा जो पढ़ाया जाता है संस्कृत। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि भाषा हो, भाषा आधार पर चाहे आप धर्म के आधार पर। तो मान लीजिए अब यहाँ पर जो है केवल यहाँ पर हिंदू पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज बिल्कुल कर जाइएगा, क्योंकि जो है इस संस्कृत विद्यालय के जो है पूरा का पूरा पैसा जो है सरकार दे रहा है। यहाँ पर कह रहा था कि जो है आप जहाँ पर सरकार दे रहा था, आर्टिकल 29(2) कह रहा है कि जिस संस्था को जो है सरकार दे रहा है पैसा, उस संस्था में जो है भाषा लिंग के आधार पर जो है या धर्म के आधार पर आप प्रवेश करने से मना नहीं कर सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ समझिए आप लोग कि यह संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जो है इसमें मुसलमान भी पढ़ेगा, सिख भी पढ़ेगा, जैन भी पढ़ेगा, लेकिन उसका जो भाषा होगा वो संस्कृत लेकर पढ़ेगा। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि हमको उर्दू पढ़ाए संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसी तरह जो है मदरसा में भी जो है हिंदू व्यक्ति ही पढ़ सकता है, मदरसा वाला नहीं रोक सकता है। देखिए, लेकिन आगे इसके डिस्कस करेंगे हम कितना रोक सकता है। इसमें हिंदू भी पढ़ सकता है, लेकिन उसे उर्दू पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है उसका जो मूल जो रहता है बात वो उर्दू में पढ़ाया जाता है मदरसा में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो जो है 50% सीट आरक्षित कर सकता है अपने धर्म के आधार पर। मान लीजिए यहाँ पर मदरसा में 100 व्यक्ति है तो वो 50% सीट आरक्षित कर देगा। 50% जो है वो केवल मुसलमान होगा उसमें, 50% के बाद जो है वो हिंदू, जैन, सिख, पारसी जो भी आएगा वो इसमें सेटल हो सकता है। लेकिन इस एक बात और है कि 50% जो है वो सीट में जो है अपने शिक्षक के लिए भी आरक्षित कर सकता है, प्रधानाचार्य के लिए जो आरक्षित कर सकता है यह मदरसा। इसी तरह जो सेम नियम लागू होता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। यह भी जो है क्या है, एक हिंदू के लिए है, यह हिंदू के लिए है नहीं, लेकिन संस्कृत है और संस्कृत हो जाता है हिंदू का एक तरह से भाषा, तो यह जो है कहा जाता है कि यह हिंदू के लिए है। मदरसा जो है वो मुसलमान के लिए नहीं है, लेकिन साफ तौर पर है इसे मुसलमानों के लिए ज़्यादातर शिक्षा दिया जा रहा है उर्दू, और उर्दू ज़्यादा मुसलमान पढ़ रहा है, तो इसीलिए यह मुसलमानों के लिए काफ़ी फेमस हो गया है। लेकिन यह मुसलमान के लिए नहीं है केवल, और नहीं जो है हिंदू के लिए केवल है। आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। तो यह था कि भाषा और धर्म के आधार पर जो है आप जो है शिक्षा संस्थान जो है वो खोल सकता है अल्पसंख्यक वर्ग। लेकिन यहाँ पर कहा नहीं गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन है। तो अब देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन है। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में कहा गया, अपना सूचना जारी किया, और 1993 में यह सूचना जारी कर दिया। 1992 में अधिनियम बना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में है। यह जो है अपने सूचना 1993 में जारी किया, और उसमें बताया जो है 50% जो भी कम होगा, देखिए 50% से जो भी कम होगा वो जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आएगा। तो भारत में है 50% से अधिक है हिंदू, तो उसे छांट करके जितने भी धर्म हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, वो क्या है, वो जो है अल्पसंख्यक वर्ग में आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जो है 1993 में यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि 1993 में कितने धर्मों को जो है अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया था। तो वह था केवल 5 धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। लेकिन बाद में जो है 2014 में काफ़ी मांग उठने के बाद जो है इसे 2014 में जैन को रखा गया। तो आप लोग यहाँ पर कहिएगा कि जैन का भी जनसंख्या तो बहुत कम है, उसे क्यों नहीं रखा गया था। तो इसे 2014 में उसी समय से जो है डाइवर्ट हो गया था, लेकिन 2014 में जो है इसे पूर्णतः दर्जा दे दिया था। यह भी अल्पसंख्यक मान रहा था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो है केंद्र सरकार द्वारा इसे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं दिया गया था। 2014 में इसे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया। तो यहाँ तक आप जान लिए। अब देखते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो है वो खोल सकता है।
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो वह खोल सकता है, लेकिन जो है वह धर्म आधारित सीट जो है आरक्षित कर सकता है। यहाँ पर ऊपर हम डिस्कस कर लिए थे कि धर्म के आधार पर जो है वो सीट आरक्षित कर सकता है, न तो उसमें ओबीसी चलेगा जैसे यहाँ पर हिंदू में चल रहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो ऐसा उसमें उस संस्था में कुछ नहीं चलेगा। जैसे मदरसा में भी ओबीसी मतलब आरक्षण चलबे नहीं करेगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है उसमें भी आरक्षण नहीं चलेगा, क्योंकि वह स्वयं पहले से आरक्षित है, एक तरह से उसे स्वयं आरक्षण मिल रहा है, तो उसमें भी फिर से आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा यह कह रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर था, देखिए अब एक बात यहाँ पर और आ रहा है कि राज्य जो है तय किया, राज्य संविधान सभा में चर्चा चला कि देखिए यह है अल्पसंख्यक को जो है एक तरह से डर रहता है कि हमारे जो है हमारे विद्यालय को, हमारे संस्थान को जो तोड़ न दे, कोई बेईमानी न कर ले। तो एक बात और कह दिया गया यहाँ पर, जो अगर जो है किसी कार्य से अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान जो है रोड में चला जाए या किसी सरकारी कार्य में चला जाएगा, तो उसे जो है पर्याप्त बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 44वां अमेंडमेंट के 1978 में जो है संपत्ति का अधिकार से जो है वह मौलिक अधिकार से हटा लिया गया था, तो उसके आधार पर भी आप केस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 30 में कह दिया गया था कि जो अगर ये व्यक्ति जो है मतलब अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा संस्थान जो जाएगा अगर रोड में या किसी सरकारी कार्य में, तो उसे जो है बाजारी दर पर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बाद में 2014 में इसे और सुधार किया गया। देखिए भूमि अधिनियम 2014 लाया गया सॉरी, इसमें बताया गया कि बाजार दर से जो है 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा अब व्यक्ति को। अगर सरकारी कार्य में उसका ज़मीन जा रहा है, सरकारी चाहे स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, सरकारी रोड हो या ट्रेन हो, कुछ में भी जा रहा है, तो उसे बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो हम इतना समझ लिए आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। कल हम देखेंगे थोड़ा 31 और 32 के काफ़ी डिटेल में देखेंगे, तो आप लोग आइएगा ज़रूर।